हम लोग पढ़ेंगे हार्ट डिसीजेस हमारा हो गया था, ठीक है। आप लोगों ने दोबारा से रीड करा अपनी बुक में? आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? यस मैम। ठीक है, साथ में ही पढ़ते जाया करिए, जिससे ना चीजें दिमाग में बनी रहती हैं। नहीं तो फिर आप लोग बाद में अगर पढ़ेंगे तो फिर कुछ चीजें जो है वो नहीं समझ में आ पाती हैं कई बार। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है वो है कैंसर के ऊपर। कैंसर के ऊपर पढ़ेंगे कि कैंसर जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में नेक्स्ट जो सेकंड टाइप जो है, गुड मॉर्निंग, जो सेकंड मेजर टाइप है। मैडम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सब तक? यस मैम, क्लियर है। तो जिनके पास नहीं आ रही है वो शायद अपना नेटवर्क चेक कर लें एक बार। मैम पेज नंबर कितना है? मेरी बुक में 120 आवाज नहीं आ रही है। कितना मैम? 128। आप एक बार री ज्वाइन करें, लीव करके फिर से ज्वाइन करें आप, शायद नेटवर्क का इशू आ रहा होगा। ठीक है, कैंसर में हम लोग पढ़ते हैं कि कैंसर जो है हार्ट डिसीजेस के बाद जो मेजर बर्डन जो वर्ल्ड वाइडली देखा गया नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में, वो था कैंसर। ठीक है, तो कैंसर में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो कैंसर में प्रीडोमिनेंटली किस टाइप का कैंसर जो है जो कि एज अ बर्डन वर्ल्ड वाइडली या डेथ रेट के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, तो उसमें सबसे कॉमनेस्ट जो आया वो था लंग्स कैंसर या फेफड़ों का कैंसर जो था वो मेजरली देखने को हमें मिला। दुनिया में सबसे आम जो है पुरुषों की अगर हम बात करें तो सबसे कॉमनेस्ट जो कैंसर मेल में देखा जाता है प्रीडोमिनेंटली, दैट इज लंग कैंसर। ठीक है, उसका मेन कारण जो है आप सबको पता है कि धूम्रपान जो है या स्मोकिंग जो है वो कॉमनली जो है वो देखा गया है कि मेन रीजन के रूप में उभर कर आया कि लंग कैंसर के पीछे जो मेजर रीजन था दैट इज बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग में भी कौन किस टाइप का स्मोकर है उस पर डिपेंड करता है। एक है कि जो ओकेजनली स्मोक कर रहा है, ठीक है, तो उसमें इतना रिस्क पे तो वो रहेगा ही, बट उतना हायर रिस्क पे नहीं। जी गुड मॉर्निंग, उतना हायर रिस्क पे नहीं रहेगा। बट जो कि चेन स्मोकर होते हैं या जो कि बहुत हायर क्वांटिटी में स्मोकिंग करते हैं, उनमें प्रीडोमिनेंटली जो है उनमें जो है वो प्रीडोमिनेंटली लंग कैंसर के चांसेस जो है वो हायर रेट पे होते हैं। ठीक है, जोखिम जो है उनमें बढ़ जाता है। इसके अलावा कई स्टडीज में या रिसर्चेस में हमें ये देखने को मिला कि लंग्स का जो कैंसर है या लंग्स के जो रोगी होते हैं उनमें स्मोकिंग के अलावा, एक मिनट कर दी ना बंद, ऑफ नहीं हो। मैंने अभी थोड़ी वीडियो ऑफ करके रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी आवाज आती रहेगी। तो वीडियो नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप चिंतित मत होइएगा। आप जी 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 मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग की वीडियो नहीं दिख रहा है। ओके मैम, नो प्रॉब्लम मैम। यस मैम, आ रही है। थैंक यू। तो जो रिसर्चेस में हमने देखा कि पहला रीजन जो हमारे सामने आया कि लंग कैंसर के पीछे जो मेजर इशू या जो मेजर फैक्टर हमें दिख रहा था वो प्रीडोमिनेंटली स्मोकिंग था। लेकिन कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें भी लंग्स कैंसर के केसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो रिसर्चेस जो हमें बताती है, स्टडीज जो हमें मिलती हैं, उनमें ये देखा गया कि कई बार नॉन स्मोकर जो होते हैं और उनमें कई बार खान पान, फल सब्जियों का सेवन या पोषण की कमी होने की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा लो हो चुकी होती है कि वो पैसिव स्मोकर होने के साथ, पैसिव स्मोकर वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप स्मोक कर रहे हैं और आपके आसपास जो पॉपुलेशन खड़ी है वो स्मोक नहीं कर रही है, तो आपका धुआं जो स्मोकिंग का जो धुआं है, सिगरेट का जो धुआं है, वो उनके थ्रू जो है वो इनहेल किया जा रहा है, तो वो एज अ पैसिव स्मोकर हो जाते हैं। और जो स्मोक कर रहा है उसे हम बोलते हैं एक्टिव स्मोकर। ठीक है, ये क्लियर हुआ स्मोकर के टाइप आपको? यस मैम। ठीक है,
एक्टिव स्मोकर वो है जो खुद से स्मोक कर रहा है, जो खुद से सिगरेट जो है स्मोक कर रहा है। पैसिव स्मोकर वो है जो कि आसपास के लोगों तक जो धुआं उसका जा रहा है स्मोकिंग का, सिगरेट का, तो वो उसको इनहेल करते हैं और इनहेल करने से वो लंग्स में जाते हैं। तो उसकी वजह से कई बार जब बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है, पुअर होती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, तो उनकी वजह से कई बार व्यक्ति के अंदर जो है वो कैंसर डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा, वो तो स्मोक करता ही नहीं था फिर भी उसको लंग कैंसर हो गया, तो इससे अच्छा तो स्मोक करने वाला है। नहीं, वो बॉडी के रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, उसकी फाइटिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। देखिए, बैक्टीरिया, वायरसेस एनवायरनमेंट में होते हैं हमेशा 24/7 जो है एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया और वायरसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। अब उनमें से 10 लोग खड़े हैं, आप में से कोई 10 लोग व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से 5 होंगे जो कि इजीली वायरस जो है उसके अटैक कांटेक्ट में आ जाएंगे। क्यों? हो सकता है वो 5 की फाइटिंग इम्यूनिटी जो थी, वाइटैलिटी जो थी वो काफी पुअर थी, इसीलिए उन्होंने इन्फेक्शन को, वायरस को इजीली कैचअप कर लिया और इन्फेक्शन जो है उनके बॉडी में हो गया। राइट, यही होता है, ऐसे ही होता है ना इन्फेक्शन। जी मैम जी। तो इसी तरीके से जो कई बार ऐसा होता है कि जो पैसिव स्मोकर होते हैं, स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुद की पोषण का लेवल जो होता है, न्यूट्रिशियंस लेवल जो होता है, सब्जियां नहीं खाना, फल फ्रूट्स नहीं लेना, उचित मात्रा में उसका सेवन नहीं करना, उनकी वजह से कई बार लोगों के अंदर जो है वो कैंसर, लंग कैंसर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि धूम्रपान के प्रयास को रोक कर जब हम व्यक्ति के अंदर जो स्मोकर्स होते हैं उनकी हैबिट को जब हम ब्रेक करते हैं और फल सब्जियों का जब हम सेवन दीपक जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम, क्लियर आवाज आ रही है। हाँ दीपक जी, तो आप म्यूट कर लें। हाँ ओके ओके मैडम, गलती से चालू रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात। तो ऐसा देखा गया रिसर्च में, एक और चीज फाइंडिंग्स में हमें मिलकर आई कि जो स्मोक नहीं कर रहे हैं या जो स्मोकर हैं, हैवी स्मोकर हैं, ग्रेजुअली जब हमने उनकी स्मोकिंग को टैपर अप करते गए, उनकी स्मोक को धीरे धीरे करके हमने उनको कम करवाया, तो उसकी वजह से देखिए, चूल्हे का जो स्मोक होता है वो लंग कैंसर नहीं क्रिएट करता है। उसके पीछे रीजन है, जो चूल्हे के स्मोकर जो होते हैं उनमें कई बार घेंगा या थायराइड की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। शायद संजय जी का प्रश्न था इसमें, तो मैं क्लियर कर दूं, चूल्हे के स्मोक से, चूल्हे के धुएं से लंग कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि चूल्हे के धुएं में वो कंटेंट नहीं पाए जाते हैं जो कि सिगरेट के स्मोक में पाए जाते हैं। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग इज अ नार्कोटिक कंटेंट होता है, उसमें एडिक्शन क्रिएट करता है, चूल्हे का स्मोक नहीं क्रिएट करेगा। बट स्टडी में एक चीज ये देखी गई है, जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं और फूकनी से जब चूहे को फूकते हैं तो उसका धुआं जब इनहेल करते हैं और गले में जब धुआं जाता है, तो उसकी वजह से कई बार लोगों के अंदर जो है, स्पेशली फीमेल्स में जो है वो घेंगा रोग जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। गॉइटर की कंडीशन या थायराइड डिस्टर्बेंसेस जो है उनमें देखने को हमें मिला। ठीक है, तो ये हो सकता है, बाकी स्मोकिंग से ये प्रॉब्लम नहीं जाती है। स्मोकर्स अलग होते हैं, जो सिगरेट स्मोकर होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम जाएगी। तो स्टडी में हमें ये देखने को मिला कि अगर हम उनकी स्मोकिंग को टैपर अप करवा रहे हैं, तो उस टैपर अप करने के साथ साथ आपको उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है, अच्छा खान पीन, दिनचर्या को मोटिवेट करना, चेंज करना उनके दिनचर्या को, तीसरा जो है सब्जी फलों का सेवन जो है बढ़ा देना, इंस्टेड ऑफ नॉन वेज वेजिटेरियन डाइट का इंटेक अगर आप बढ़वा देते हैं, तो उसकी वजह से कई बार ये देखा गया है कि लंग कैंसर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, रिस्क जो है वो लोअर डाउन हो जाता है, खत्म नहीं होता है, लोअर डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आहार संबंधित आदतें जो है, उनकी डाइटरी रिलेटेड जो कुछ हैबिट्स हैं, उनकी खुद की जो शारीरिक एक्टिविटीज हैं या फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए। अगर वो खुद से छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि स्मोकिंग छोड़ना है, और साथ में
अपनी लाइफस्टाइल और डाइटरी चेंजेस करते हैं, तो कई बार पेशेंट जो है कंप्लीटली जीरो रिस्क लेवल पर आ जाता है फॉर दी लंग कैंसर, ठीक है, और वो कंप्लीटली हेल्दी लाइफ जो है वो जीना स्टार्ट कर देता है। ये तो हमने बात करी मेल के केसेस में। सेम चीज हो सकती है अगर फीमेल बहुत हैवी स्मोकर है, क्योंकि आज की डेट में ये केसेस ऐसा नहीं है कि जेंडर डिटर्मिनेटिव हो रहा है कि फीमेल जो है वो स्मोक नहीं कर रही हैं। वेस्टर्न कल्चर की वजह से कई बार कुछ जगहों पर स्मोकिंग रेट हाई होता जा रहा है, जो कि भी रिसेंटली स्टडीज जो आ रही हैं सामने। तो ये किसी को भी हो सकता है अगर वो किसी तरीके का स्मोकर है तो उनमें, ठीक है। तीसरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो महिलाओं में हम बात करें प्रीडोमिनेंटली जो हमें कैंसर देखने को मिलता है उनमें, तो सबसे अधिक जो कैंसर हमें फीमेल्स में देखने को मिलता है वो आता है ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। मेल्स में हमें प्रीडोमिनेंटली लंग्स कैंसर देखने को मिलता है, और जो फीमेल्स हैं उनमें प्रीडोमिनेंटली हमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है सबसे ज्यादा महिलाओं में आमतौर पे हमें देखने को मिलता है। सर्वाइकल कैंसर उसके बाद सेकंड मोस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कैंसर आता है दैट इज सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स। तो कई बार फीमेल्स में जो देखने को मिला है कि ये कैंसर के रेट्स जो है वो जो बढ़ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें, तो वो आता है इसमें पहला हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, ओबेसिटी बहुत एक्सेसिव हो रही है, तो कई बार फाइब्रो एडिनोमा ब्रेस्ट जहां पे फैटी डिपोजिशन जो है नोड हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, और स्पेशली अगर एक्सिलरी रीजन के आसपास अगर है, एक में होल्ड करिए, पास अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वहां पर चांसेस बढ़ जाते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डेवलप स्टार्ट हो गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कई बार ऐसा होता है कि चाइल्डहुड में और किशोरी अवस्था के दौरान डाइटरी मैनेजमेंट या डाइटरी इंटेक बच्चों का जब सही नहीं होता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई, सॉरी। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसमें कि कई बार जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कोई अगर छोटा बेबी है या कोई प्लांट, हम बेबी प्लांट जब लगाते हैं तो उसको न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है उस समय बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इसी तरीके से अगर बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डेवलप हो रही है, डाइटरी इंटेक जो उनका प्रॉपर होना चाहिए था वो प्रॉपर ना होकर वो कुछ भी जंक फ्रूट या जैसे हम बोलते हैं फूड टू माउथ, जैसे कि चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ऐसे कुछ चीजें जो है वो खा रहे हैं, जिससे कि जीरो न्यूट्रिशन उन्हें मिल रहा है, लेकिन बॉडी का वेट तो है जो वो पुट ऑन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बच्चा जैसे ही एडोलेसेंस की एज में जाएगा तो बॉडी में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस जो है वो देखने को मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो हमें एज अ कंसल्टेंट, एज अ पेरेंट्स, एज अ एडवाइजरी मेंबर आपको न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस जो है दिलवाना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि यंगर एज में बच्चा जो है वो डिसीज फ्री रहे। तो वहां पे न्यूट्रिशन, पोषण जो है उन पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि हम उन्हें आगे जाकर कैंसर, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, डायबिटीज रिलेटेड डिसीजेस जो होती हैं उनसे उनको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो उसी एज से, बचपन से लेके एडोलसेंस जो मेजर एक ग्रोइंग एज होती है, उस समय जब आप उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर देते हैं तो बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाती है फॉर ऐसी डेंजरस डिसीजेस से फाइट अप करने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसी के साथ बच्चों में इम्प्रॉपर डाइट के साथ अनहेल्दी डाइट का कंजप्शन जब बढ़ जाता है तो वेट, खुद का जो वजन होता है उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बॉडी हमें किस तरीके से दिखती है, तो बॉडी जो है वो आपको उस दौरान बॉडी जो है आपको उस समय जो है वो दिख तो फिट रही है, आपको बहुत बेबी जो है वो हेल्दी दिख रहा है आपको, बट क्या वो एक्चुअली में हेल्दी है? अगर इनर कोर में अगर हम बात करें तो क्या बच्चा एक्चुअली में हेल्दी है?
तो आंसर है इसका नहीं। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस जो है उसका फैटी दिख रहा है, तुलतुला दिख रहा है, बट एक्चुअल में उसका जो कोर, उसका जो बेस है, जो रूट्स हैं, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब या हिले हुए हैं। तो उसी के साथ जैसे ही वो एक्सपोजर मिलेगा उस बच्चे को डेंजरस एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप घर में लंबे समय तक तो बच्चे को रख नहीं सकते हैं, कभी ना कभी स्कूल हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे ही बच्चा जाएगा तो वो इन्फेक्शन को इजिली कैचअप करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि बचपन से ही जैसे ही उनको फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स जो है उनको प्रॉपर एडिक्वेट क्वांटिटी में देंगे, और साथ में ही बच्चों का वेट जो है, हेल्दी वेट अगर मेंटेन हम करते हैं, नॉट टू ओबेज, नॉट टू थिन, हम बोलते हैं इसको हेल्दी वेट, अकॉर्डिंग टू द एज अगर बच्चे का वेट है प्रॉपर, अकॉर्डिंग टू द हाइट अगर बच्चे का वेट है प्रॉपर, तो हम उससे बोल देंगे हेल्दी बेबी। ठीक है, तो ये चीज, ये क्राइटेरिया अगर हम मेंटेन करते चलते हैं तो उससे जो जोखिम है, जो चांसेस जो हैं कैंसर रिलेटेड या अदर एनसीबीज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इस दौरान इसीलिए ये कहा जाता है कि अभी जैसे आप लोगों ने एक स्लोगन सुनने में आता है, गो वेगन, मतलब कि आप कंप्लीटली जो है वो वेजिटेरियन हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए कई बार ऐसा एडवाइस किया जाता है, एडवाइजेबल होता है कि नॉनवेज का इंटेक जो है वो आप सेवन जो है आप या तो कंप्लीटली निल करवा दें या तो कंप्लीटली उसको बंद करवा दें। विशेष रूप से जैसे कि जो प्रिजर्वेटिव मीट्स जो होते हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, नॉट फ्रेश जो कटे हुए होते हैं वो नहीं, जो प्रिजर्वेटिव आजकल फूड आइटम्स जो मिल रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रिजर्वेटर्स जो है उनमें मिलाए जाते हैं उसको खराब होने से बचाने के लिए, तो कई बार वो रिएक्ट करके बॉडी में जो है वो कैंसर सेल्स जो है या कैंसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश करके पैक्ड मील आप ना लें। पैक्ड मील मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे कि जूस के नाम पे टिन जूस जो आते हैं, जो पैक्ड जूसेस आते हैं, वो एक्चुअली में जूसेस नहीं होते हैं, वो सिर्फ फ्लेवर्ड होते हैं, उसमें सिर्फ एसेंस डला होता है, वो एक्चुअली में जूस नहीं होते, क्योंकि फ्रूट खुद में ही 2 से 3 दिन के ज्यादा बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हेल्दी खुद ही नहीं रह पाता है, वो खराब होना शुरू कर देता है। तो जो टिन में जूसेस रखे जाते हैं, जो फ्रूट्स रखे जाते हैं, जो फूड रखा जाता है मटेरियल, उनमें प्रिजर्वेटिव मटेरियल मिलाया जाता है जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक चल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो खराब होना शुरू हो जाएंगे, डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में चले जाएंगे और वो खराब होने लगेंगे। तो बॉडी में कहीं ना कहीं वो प्रिजर्वेटिव जो है वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो बेटर है कि चूज करें आप हेल्दी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो होते हैं। बिल्कुल इंद्रपाल जी, जो चिप्स में गैसेस जो भरी जाती हैं वो भी हेल्दी नहीं होती हैं, वो भी कॉज कर सकती हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पैक्ड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले जो फूड होते हैं, जो कंटेनर वाले फूड होते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं डेंजरस होते हैं फॉर दी हेल्थ। ठीक है, तो आप कोशिश करके फ्रेशली प्रिपेयर्ड, न्यूट्रिशन वैल्यू उनमें हाई होती है। बार बार जो है वो जैसे कई बार आदत होती है कि हमने फूड मटेरियल जो हमारा बच गया है, हमने उसको बार बार गरम कर करके जो है वो खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, रीबर्निंग की प्रोसेस से न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, विटामिन मिनरल्स जो है उसके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो खाना हेल्दी नहीं है, सिर्फ आपका पेट भरने के लिए वो खाना। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू एब्सोल्युटली निल हो रही है ऐसे केसेस में। तो आपको बेहतर है फ्रेशली प्रिपेयर्ड आप फूड लें और टिन्ड या पैक्ड फूड मटेरियल का इस्तेमाल जो है कम से कम करें। अगर इमरजेंसी है तो आप उस दौरान यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैक्सिमम टाइम जो है आप इस प्रकार के फूड्स को इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉब्लम जाती है और दूसरे कैंसर की हम बात करें तो पेट से रिलेटेड कैंसर, स्टमक कैंसर जो है वो दूसरे एक वर्ल्ड वाइडली जो है डेथ रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब स्टमक कैंसर क्यों होगा, आप में से कोई बताएगा कि स्टमक कैंसर के चांसेस क्यों रेट जो है इतने ज्यादा हाई होते जा रहे हैं? मैम टाइम सेविंग की वजह से। क्यों टाइम सेविंग की वजह से? मैम आजकल जो एक्चुअली जंक फूड और गलत टाइम से भोजन करना, उठना बैठना, पश्चिमी सभ्यता का। देखिए मैम ये फास्ट फूड वगैरह भी डेंजर होते हैं। बिल्कुल 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 होते हैं डेंजर। ये क्या होते हैं, उसमें डले होते हैं आपके टेस्टर्स डले होते हैं, अजीनोमोटोज होते
हैं जो कि फास्ट फूड में आपको एक तरीके की आदत क्रिएट कर देते हैं, आपको टेम्पटेशन होने लगता है, आप एक दिन नहीं खाते, दूसरे दिन आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है कि नहीं मुझे तो खाना है, मुझे मन कर रहा है, खाना नहीं अच्छा लगता आपको। क्यों? ये टेस्ट बड्स को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं आपके, और आपको कॉन्स्टेंटली उसकी क्रेविंग जो है वो माइंड में होती रहती है कि मुझे फ्रेंच फ्राइज हो गया या XYZ चाइनीज रिलेटेड जो हो गई हैं या मोमोज हो गए, ये सारी क्या है, हेल्दी नहीं है ये, ठीक है। ये फास्ट फूड जो है वो फास्टली प्रिपेयर हो रहे हैं, बट न्यूट्रिशन कंटेंट की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इनमें लो पाया जाता है न्यूट्रिशन कंटेंट, ठीक है। तो अगर पेट कैंसर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइडली इसमें डेथ रेट जो है वो मुख्य तौर पर मेनली जो है हार्ट के बाद जो है वो स्टमक कैंसर जो आज की डेट में हमें उभर कर देखने को मिल रहा है। तो उसमें जो रीजन आता है वो लोगों की हैबिट, डाइटरी हैबिट और लाइफस्टाइल की वजह से ये सब चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले कैसे होता था, हमारे जो पेरेंट्स होते थे या आप लोगों के माता पिताओं को आप लोगों ने देखा होगा कि संध्या आरती के बाद जो खाना हुआ, शाम को जो दीपक चलने के बाद जो खाना खाया जाता था, 8 बजे तक सबका खाना हो गया या 7 बजे तक खाना हो जाता था, और उसके बाद जो है खाना कुछ नहीं खाया जाता। अब कैसा हो गया है, बे टाइम लोग खाना खा रहे हैं, रात में 12 बजे भूख लगी है तो 12 बजे ही बना के, कुछ भी नहीं तो फिर मैगी ही कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। मैगी से क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। दोपहर में जो खाना खाने का समय था उस समय आप नाश्ता कर रहे हैं, सुबह जो नाश्ता करने का समय था उसमें आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ टी ले रहे हैं नाश्ते के नाम पे। तो टी क्या प्रोवाइड कर रहा है, टी में क्या है, कुछ नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। आपने मिल्क जो है उसको भी मिल्क अगर आप लेते हैं तो वो होल फूड की तरह काम करेगा, ना कि टी जो है वो होल फूड की तरह काम करेगा, क्योंकि मिल्क में सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो कंटेंट जो है वो चाहिए वो मिलते हैं उसमें। लेकिन अगर सिर्फ ब्लैक टी ले लिया आपने तो वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी या एसिड कंटेंट जो है वो आपका बढ़ा देता है। तो हाइपर एसिडिटी या हाइपर क्लोरहाइड्रिया की कंडीशन जो है वो बढ़ जाती है, और रहते रहते लोगों को अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स नहीं रूल आउट हो पाते हैं, तो ग्रेजुअली जो है परफोरेशन या कैंसर की स्टेज में जो है व्यक्ति चला जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, ठीक है। जूसेस के नाम पे टिंड या पैक्ड जूसेस जो है वो ले रहा है, फ्रेश जूसेस नहीं ले रहा, क्लियर। और ड्रिंक के नाम पे हार्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी जो है वो ले रहा है, मतलब अल्टीमेटली वो टॉर्चर अपने ऑर्गन को कर रहा है और खुद ही रिस्पॉन्सिबल है स्टमक कैंसर को डेवलप करने के लिए। अगर मैं इसमें बोलूं, अगर किसी व्यक्ति को भूख लग रही और वहीं पे समोसे की दुकान है तो वो क्या, और वहीं पे फ्रूट की दुकान है, तो नॉर्मली लोग क्या प्रेफर करते हैं, चलो समोसा खा लें। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर अपनी आदतों को मॉडिफाई कर दें, अल्टरनेट कर दें, ऑल्टर कर दें, नॉट अल्टरनेट, ऑल्टर कर दें, अगर हम समोसे की जगह या ऑयली या ऐसी चीजों की वजह जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नील है, अगर फ्रूट उस समय कंज्यूम कर ले तो आप देखिएगा फ्रूट कम मात्रा में खा के भी पेट जो है वो जल्दी भर जाता है। और अगर आप ऐसी चीजें जो खाते हैं जो कि तुरंत बनने वाली हैं, जैसे कि फास्ट फूड हो गए, उससे आपकी पेट जो है वो तुरंत नहीं भरता है, इंस्टेंट एनर्जी जो है वो आपको नहीं मिलती है। कभी ये महसूस किया आप लोगों ने? जी मैम। यस मैम। यस मैम, ये मैम। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फूड में जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो हाई है, वो इमीडिएटली आपको एनर्जी और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो प्रोवाइड करवाता है। फूड जो है, फ्रूट्स जो है वो स्टमक फिल की फीलिंग जो है वो आपको देता है। वहीं पर अगर आप ये फास्ट फूड अगर कंज्यूम करते हैं, आप भर भर के खा लीजिए, आत्मा भी नहीं भरती है और पेट भी नहीं भरता, थोड़ी देर बाद आपको फिर से जो है वो भूख लगना शुरू हो जाती है। तो बेटर है कि अगर ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको कुछ चीज अवेलेबल नहीं हो रही, बेटर है आप फ्रूट्स ले लें जो कि आप खा सकते हैं, उन्हें ले लें, ना कि आप ऐसी चीजें जो कि आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो स्टमक कैंसर को हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बाहर बनने वाले खाने होते हैं उनमें हाइजीन को ध्यान नहीं दिया जाता है, कौन बना रहा है, किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, किस एनवायरनमेंट में फूड जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता। तो इन्फेक्शन कई बार वहीं से लेकर आप आ जाते हैं अपने घर, और आप वो डिसीज से सफर करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम ब्लेम करते हैं, अरे मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, कभी कभार खाता हूँ, उससे तो देखो वो तो रोज बाहर का खाता है, उससे कुछ नहीं होता। जस्ट बिकॉज कि आपकी इम्यूनिटी, फाइटिंग कैपेसिटी, आपके न्यूट्रिशन लेवल जो थे बहुत ही लोअर थे, जो कि फाइट अप नहीं कर पाए उन सारी सर्कमस्टेंसेस से, और वो डिसीज को जो है अपने अंदर इनबिल्ट कर लिया या डेवलप करवा लिया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक आपको?
मैम मैक्सिमम होटल्स में देखता हूँ मैम, कॉकरोच इतने रहते हैं, कॉकरोच वगैरह सब पूरा ये करके करते हैं मैम हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो अभी किचन में एंटर नहीं करते हैं, आप तो सिर्फ बाहर जहाँ सिटिंग एरिया होता है सिर्फ वही देखते हैं। जब आप किचन में एंटर करेंगे तो आप शायद खाना खाना ही बंद कर दें बाहर का। एक्चुअली हम लोग क्या है, रमजान में इन्हें में कटे हुए फ्रूट्स ज्यादा यूज करते हैं, तो क्या उसे अवॉइड करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगी कि कटा हुआ फ्रूट, कई बार आदत होती है लोगों की कि बाहर से जो कटे हुए फ्रूट सेलर जो होते हैं, हॉकर जो होते हैं, वहीं पे जो कटा हुआ रखा होता है उसे ही हम लेकर आ जाते हैं। कई बार बहुत से लोगों की आदत होती है। मैम तो आप वेजिटेबल कटा भी हुआ यूज फ्रूट कभी भी घर पे नहीं लेकर आए। कटी हुई सब्जियां लंबे समय तक फ्रिज में ना रखें, वो पॉइजनस कंडीशन या पॉइजन की तरह काम करेगा फिर आपके लिए। ठीक है, बेटर है आप होल फ्रूट जो है वो लेकर आए, जिस समय खाना है उसी समय आप काटें और उसका इस्तेमाल करें। कटा हुआ कभी भी नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल एक्सपोजर में रहता है, बैक्टीरिया वायरसेस सब उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, धूल मिट्टी सब होती है। आप कटे हुए फ्रूट को तो धुलने बैठेंगे नहीं। तरबूज है, कटा हुआ है, एक स्लाइस निकला हुआ है, क्या आप उसको धुलने बैठेंगे? बिल्कुल नहीं धुलने बैठेंगे। ठीक है, तो बेटर है आप पूरा साबुत फ्रूट लेकर आए और फिर उसको जो है घर पर आकर आप काटें। सिमिलरली कई बार महिलाओं की आदत होती है कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप रात में या दोपहर में हमने सब्जियां जो है वो काटने के फ्रिज में रख दी, क्योंकि आजकल फ्रिज स्टैंड हो गया है। तो क्या होता है, आपने वो रख दिया, आपको बनाना है दूसरे दिन, वो एक्सपोजर में रहा। जो फ्रिज में गैस होती है वो भी कोई हेल्दी नहीं होती है। ठीक है, ठंडा करना, अमोनिया जो गैसेस होती है वो सिर्फ ठंडा करने का काम कर रही है, वो कोई अच्छी गैस नहीं होती है। इसीलिए आज की डेट में फ्रिज के यूजेस पर भी बहुत ज्यादा ये रिसर्चेस जो है वो हो रही है कि इसका यूज जो है वो कम होना चाहिए, लिमिटेड यूज होना चाहिए। कई बार आटा जो है वो गूंद के फ्रिज में रख दिया जाता है और वो दूसरे दिन तीसरे दिन जो है वो चला जा रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है। तो क्या हो रहा है, वो फर्मेंटेशन और खराब होने की प्रोसेस से तो उसे बचा रहा है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। वही चीज मैं आपको समझा रही हूँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड में जितनी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं उतनी प्रिजर्व या रखे हुए खाने में नहीं पाई जाती है। ये बेसिक जो 12th हम लोगों को 12th में भी पढ़ाया जाता है ये सब चीजों के बारे में, ये पॉइजन की तरह काम करना शुरू करता है। तो बेहतर है आप जागरूक रहेंगे तो आप अपने घर वालों को और स्वयं को खुद से बचा सकते हैं सारी डिसीजों से। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसके साथ साथ अगर आप इन सब चीजों से प्रिवेंटेबल रहना चाहिए, बचना चाहते हैं, तो आपका खान पीन, आपका आहार, डाइट, हम ये बोल सकते हैं स्वच्छ एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो होना चाहिए, साफ पानी, साफ खाना, साफ कपड़ा, साफ बर्तन जो है उसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में ही ऐसी डाइट लें जिसमें विटामिन कंटेंट्स बहुत ज्यादा होते हों, ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू जिनकी अच्छी होती हो, और फैट के कंटेंट जो है वो जो कम हो, ठीक है, जिससे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी की आपकी फिलफिल हो जाए और आप इन सारी कैंसर रिलेटेड डिसीजेस से जो है वो बच सके। क्लियर? अब क्या होता है, कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसके बाद वो न्यूट्रिशनल और हेल्दी डाइट पे चले जाते हैं। अब क्या वो बच सकता है? नहीं, बट उसकी रिकवरी रेट जो है वो इंप्रूव की जा सकती है, सर्वाइवल रेट जो है वो इंप्रूव हो सकता है। यही चीज बिफोर द डिसीज अगर कर दी जाए तो व्यक्ति जो है थ्रू आउट द लाइफ और लंबे समय तक जो है वो हेल्दी चल सकता है। क्लियर? आगे चलें। यस मैम। एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, एंटीबायोटिक्स का यूज। फॉरेन कंट्रीज में एंटीबायोटिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं की जाती। ये मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा, जो फार्मेसी रिलेटेड जिनका है। एंटीबायोटिक्स बहुत सारे जनरेशन की एंटीबायोटिक आती है, मुझे तो नॉलेज नहीं है इसके बारे में, शायद आप लोगों को पता होगा। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन ऐसे करके कुछ एंटीबायोटिक्स आती है। यस यस मैम। है ना? तो आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या कर रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स की वजह से और कई बार हायर डोज ऑफ एंटीबायोटिक यूज करने की वजह से लोगों के अंदर गैस्ट्रिक रिलेटेड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड जो ट्रबल्स हैं वो होना स्टार्ट हो जाती है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जो है वो बहुत निल है, बट डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में एंटीबायोटिक्स का जो यूज है वो बहुत एक्सेसिव और फ्रीक्वेंट हो चुका है आज की डेट में। ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल हो जाता है, प्रिस्क्रिप्शन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप।
तो इसकी वजह से कई बार व्यक्ति को खुद ही नहीं पता होता है कि वो कौन सी जनरेशन की एंटीबायोटिक ले रहा है और कितना हायर डोज का ले रहा है, और कई बार आगे जाके जब उसको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है तो वो एंटीबायोटिक्स उसके शरीर में काम करना बंद कर दी होती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी एक्सेसिव विदाउट रिक्वायरमेंट उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा रिसर्चेस में जो है वो आज की डेट में निकल कर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट डिसऑर्डर पे हम जाते हैं, जो चौथा प्रकार, तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था हार्ट डिसीजेस, कैंसर। उसके बाद जो थर्ड टाइप जो आता है एनसीबी में वो आता है लंग्स रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, क्रॉनिक CRDS। ठीक है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम स्मोक की बात करें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, पॉल्यूशन इतना ज्यादा एक्सेसिव हो चुका है, व्हीकल मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से बाहर पॉल्यूशन रेट और हाई होता जा रहा है, ट्री या प्लांटेशन ना होने की वजह से पॉल्यूशन हाई होता जा रहा है। तो आज की डेट में आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में सुनने को मिलता होगा एयर प्यूरिफायर। अभी तक हमने वाटर प्यूरिफायर सुना था, अभी एक नया आ गया है एयर प्यूरिफायर, बहुत समय से चल रहा है, कोविड से पहले से चल रहा है। अब ये एयर प्यूरिफायर की नीड क्यों बढ़ गई है? आप लोगों ने कभी इमेजिन करा था कि कभी हमको एयर प्यूरिफायर भी रिक्वायर्ड होगा? एयर पोल्यूशन की वजह से। यस, एयर पॉल्यूशन। दूसरा, घरों के बीच में इतनी कम गैपिंग हो चुकी है आज की डेट में और वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो वही एयर जो है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होती है। फ्लैटिंग सिस्टम हो गया है, आंगन आजकल बचे नहीं है, छत बची नहीं है लोगों के पास, तो क्या हो गया है, वही वही एयर जो है वो सर्कुलेट हो रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से फ्रेश एयर नहीं आती। तो एयर प्यूरिफायर क्या कर रहे हैं, कुछ एक घंटे में, कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में जो है वो वहां की सर्कुलेटिंग एयर जो है उसको प्यूरिफाई करती है और फिर से आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। मतलब हम लोग कितने ज्यादा मैकेनिकली मशीन्स पे डिपेंडेंट हो गए हर चीज के लिए। पानी प्यूरिफाइड करवाते हैं, खाना जो है उसके लिए भी हमने यही सब सिस्टम शुरू कर दिया है, माइक्रोवेव्स, XYZ, OTGs जो हो गए वो आ गई हैं। तीसरा, एयर प्यूरिफायर भी अब नया आ गया। तो क्या हो गया, हम कंप्लीटली रोबोटिक हो चुके हैं, दूसरी चीजों पे निर्भर हो गए, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने ही अपने एनवायरनमेंट जो है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे CRD के केसेस बढ़ने के पीछे रीजन भी हम ही लोग हैं कि हमने प्लांटेशन नहीं होने दिया, घर जो है बड़े बड़े बना लिए लेकिन पेड़ नहीं लगाए हैं। ठीक है, पेड़ों में वो पेड़ लगा लिए हैं जो कि ऑक्सीजन या एयर या छांव या फ्रूट देने का कोई काम नहीं करते, जस्ट शो ऑफ के लिए हो गए, जैसे पाम ट्रीज हो गए, मैडम, शो का काम करते। कुछ एयर प्यूरिफायर प्लांट भी आते हैं ना मैडम, जैसे स्नेक प्लांट, जैसे स्नेक प्लांट और भी आते हैं मैडम। एयर प्यूरिफायर में आते हैं आपका ये पीस लिली हो गया आपका, उसके अलावा ये एरिका पाम हो गया, ये कुछ एयर प्यूरिफायर्स होते हैं जो कि इंडोर प्लांट्स में आते हैं, जिनको घर के अंदर लगाया जाता है। अच्छा काम करते हैं, एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं। बट तो मैडम ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से ज्यादा करते हैं कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से कम करते हैं? तो मैंने तो कभी इस्तेमाल नहीं करा इलेक्ट्रिक वाला, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से काम करेगा वो या कितना ज्यादा बेनिफिशियल है वो। बट आज की डेट में इसके यूजेस जो है मेट्रो सिटीज में काफी बढ़ गया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, क्योंकि पॉल्यूशन और क्राउड इतना ज्यादा एक्सेसिव हो गया है। और हाउसिंग पैटर्न आपको दोनों जगह का पता है कि कैसा होता है। दिल्ली में भी सेम पैटर्न है, ओवर क्राउडेड है, लैंड स्पेस बची नहीं है, घर बहुत ज्यादा क्राउडेड होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। मुंबई में भी सेम सिनेरियो हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो गया, एयर प्यूरिफायर की नीड बढ़ गई है। हाँ, एयर प्यूरिफायर हम ये बोल सकते हैं उसमें रीडिंग आती है कि मेंशन करता है कि कितने घंटे में या कितने आवर्स के इंटरवल में वो एयर को जो है वो चेंज करता है या प्यूरिफाई कर देता है। अब प्लांट्स हैं, प्लांट को आपको रख रखाव करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर सनलाइट तो नीडेड रहेगी रहेगी, और वो कितना कर रहा है या नहीं कर रहा है वो अभी तक रिसर्च का विषय है कि कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी नीम हो गया, पीपल हो गया, इनका तो है कि ये करते हैं, ठीक है, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो लोग उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं, जो चीज दिखती है उस पे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जो मशीन्स होती हैं उन पे दिखता है तो लोगों को विश्वास होता है कि हाँ कर रहा होगा, बाकी कर रहा है नहीं कर रहा है वो नहीं पता। ठीक है,
कैंसर से रिलेटेड ये आपका ये जो टॉपिक है कैंसर वाला वो फिनिश हो गया था। अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो कॉमन प्रॉब्लम सीआरडीज में हमको देखने को मिलती है, तो जैसे कि सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डेवलप होना शुरू होता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस, ठीक है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस क्या होती हैं? नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को क्या होती है ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस। ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस क्या होती हैं? मैम जो व्यवसाय करते जैसे कि पेस्टिसाइड स्प्रेयर, फैक्ट्री में धुआं निकलता है, वो हो गया। गारमेंट में छोटे छोटे धुएं निकलते हैं। गारमेंट्स का है, बल्कि फैक्ट्री में धुआं निकलता है, गारमेंट्स है। रंगाई का वर्क जहाँ पर होता है, कपड़ों में रंगाई का काम जहाँ पर होता है वहां पे भी होता है। तीसरा जो कि मिल या फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे स्टोन्स की कटिंग का काम होता है, या जो कि ऐसे ये कौन से वो माइंस, जो माइंस कोल माइंस पदार्थ बनते हैं, फैक्ट्री, मिल, यूरिया बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार व्यक्ति कॉन्स्टेंटली उस एनवायरनमेंट में रहने की वजह से जो है व्यक्ति के अंदर लंग रिलेटेड डिसीजेज, जिसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी डिसीजेज जो हैं, लंग डिसीजेज जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अस्थमा जिसे आप बोलते हैं, फिर है रेस्पिरेटरी एलर्जी, फिर है स्लीप एपनिया डिसऑर्डर जो आते हैं वो डेवलप हो जाता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इसमें शामिल किया गया है। और ये मेनली ये सारे डिसीजेस प्रीडोमिनेंटली या आमतौर पर हमें मिडिल एज वाले या क्लास ले लूं, 2 मिनट लगा रही हैं आपको। रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है वो प्रीडोमिनेंटली मिडिल एज वालों में सबसे ज्यादा जो है हमें देखने को मिलना शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा सीआरडी जो है की वजह से भी डेथ रेट जो है वो सबसे ज्यादा हाई हो रही थी, क्योंकि जॉब करना ही है, पॉल्यूशन, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर जो है उससे बचा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से एस्थमा और सीओपीडी जो है इनके लिए ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अलावा कई बार घर का ही एनवायरमेंट, जैसे कि प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना, डंप सीढ़न वाले इलाके या सीढ़न वाले घर जो है उनमें लंबे समय तक रहना, और दूसरा सनलाइट प्रॉपर नहीं आना। उसके अलावा डोरमेट्स के अलावा जैसे कारपेट का इस्तेमाल करना, तो कारपेट जो होते हैं कई बार उसमें बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो रहती है, और उसकी वजह से लोगों को जो है एलर्जिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, साथ में ही इंटरनल एनवायरनमेंट, घर का जो एनवायरनमेंट है, घर की जो चीजें हैं, कई बार जानवर होते हैं घर में, जैसे कि एनिमल्स लवर होते हैं, कई बार कैट हो गए, डॉग्स हो गए, इनको जो पालते हैं तो उनके फर होते हैं, उनकी वजह से भी कई बार जो है वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड ट्रबल्स जो है उनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है वो मेन कारक के रूप में जो है यहाँ पे देखा जाता है, जिनको हम कंप्लीटली हटा नहीं सकते हैं, लेकिन इनसे बचा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्लास को एंड कर रही हूँ, कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो ये ऑलमोस्ट आपका फिनिश होने पर आया, एक मधुमेह और बचा है आपका, और फिर उसके बाद कुछ और नए प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जी मैम, थैंक यू। हमारा एक क्वेश्चन था मैम। जी मैडम। जी, इंटेस्टाइनल कैंसर, और थोड़ा समझा दीजिए थोड़ा सा। कौन सा इंटेस्टाइनल कैंसर? आंतों का कैंसर है, हम स्टमक कैंसर की बात कर रहे थे। आंतों का कैंसर जो है वो कई बार अनहेल्दी डाइट लेने की वजह से, कई बार कॉन्स डिसीजेस जो है वो डेवलप हो जाती हैं। आंतों में खाना जो है वो पैक होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि फास्ट फूड लेने की वजह से बॉवेल मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं, वहीं पे खाना जो है वो कई बार सड़ने लग जाता है,
उसकी वजह से कई बार लोगों के अंदर कैंसर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कैंसर क्रिएट करने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से कई बार कब्ज की शिकायत या मोशन करते समय खून आ जाना, पेट में अनियमित रूप से दर्द जो है वो बना रहना, खाना खाने की इच्छा ना होना, खाना देख के उल्टी आना, कुछ इस तरीके के लक्षण जो है लोगों के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये आंतों का जो है वो कैंसर हो सकता है। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ यहीं पर। थैंक यू, गुड डे। ओके मैम, गुड डे मैडम जी। थैंक लेकर आइए, मैं बताता हूँ आपको।